गुड मॉर्निंग ऑल। कल जो है हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स स्टडी किए थे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी जो है हमने एक कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टडी कर लिया था, दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव। अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, निकल Cl4 2 नेगेटिव आयन। अब ऊपर वाले के जैसे सेम है, सबसे पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। x-4 इक्वल टू -2 प्लस -2 x की जो आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो +2 ही है इस केस में भी। (3d8 4s2) निकल इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले केस में भी कि हम बात करें, जैसे पहले वाला केस हमने डिस्कस करा वो भी निकल का था, वो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही था सेम कॉम्प्लेक्स। कि हम इसमें बात करें दो तरीके से हो सकता है कि sp3 है या फिर dsp2 है, लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करें एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट्स की हेल्प से, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है NiCl4। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, ये जो d इलेक्ट्रॉन्स है ये अनडिस्टर्ब रहेंगे और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सी आएगी, sp3। इनको एस्टिज रखेंगे और इस वाले से ये हो जाएगी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बिकॉज हमें ये प्रूफ मिल रहा है इसमें, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक मेजरमेंट की, इस केस में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना तभी पॉसिबल है जब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर dsp2 होती तो फिर से ये डायमैग्नेटिक हो जाता ऊपर वाले की तरह सेम। ओके, ऐसे ही थर्ड कॉम्प्लेक्स भी निकल कर देखते हैं, NiCO4। अब कार्बोनिल ये तो 0 है, ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि निकल इट इज़ प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। (3d4s4p) (3d8 4s2) ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम रहेगी यही कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए उस केस में हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 या फिर dsp2। दोनों ही केस में मुझे क्या चाहिए, s ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए ना। यहाँ पे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि s ऑर्बिटल को एम्प्टी करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को या तो हम इनर 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट करें या फिर आउटर 4d ऑर्बिटल में शिफ्ट करें। और अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटली स्टडी करें उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये पेयर अप हो जाएंगे और जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास बन जाएगा NiCO4 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ जाएगी इसकी। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे ही ऊपर वाले केस में भी टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री तो, बट इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा था, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और देखते हैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे ये वाला डिफरेंट था, कॉपर CuNS3 4 2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 29 एटॉमिक नंबर होते हैं, 29 का मतलब हो गया 3d9
एंड 4s2, नहीं 4s, हाँ पहले तो 4s2 लिखेंगे, बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो निकल जाएंगे बाहर। अब आगे हमें बनाना है CuNH3 2 पॉजिटिव। अब देखो ये थोड़ा सा केस जो है अभी तक के वालों में से डिफरेंट है केस, वो किस वजह से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से दो पॉसिबिलिटी है, DsP2 या फिर sp3। अगर sp3 होती है तो ये तो इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब रहेगा, यहाँ से sp3 हो जाएगी, बिहेवियर कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर DsP2 हो हाइब्रिडाइजेशन तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसे जो है हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। आगे तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करानी है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भाई कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडी करते हैं, देखो दोनों ही केसेस में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो इसका आ रहा है, तो उससे तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते मैग्नेटिक मेजरमेंट से। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडी करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो, तभी तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो अब एक इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। DsP2 अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के इसमें PZ वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दूँ कि ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। हाई एनर्जी में जाने का मतलब क्या है कि ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। ये हमने पढ़ा ना कि जो सबसे ऑर्बिटल हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं, सबसे पहले हाई एनर्जी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव है, हाई एनर्जी में चल जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो ईजिली बाहर निकल जाएगा। कॉपर क्या होगा, और भी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव है अभी तो, और फिर किस में चेंज होगा, Cu3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बट Cu3 पॉजिटिव हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई कॉम्प्लेक्स रेयर ही होता है कि कोई इसका कॉम्प्लेक्स हो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ की हेल्प से हमें क्या पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। अब वो अंदर भी शिफ्ट नहीं हो सकता, बाहर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या सजेस्ट किया गया कि जो आपके पास ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3d ऑर्बिटल तो अनडिस्टर्ब रहेगा। इस केस में भी क्या होगा, आउटर इसके जो अगला 4d ऑर्बिटल होगा वो इन्वॉल्व होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो एज इट इज़। अब ये 1 2 एंड ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अब आपके पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2d, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी से हमें क्या पता चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में इसकी एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इस वे में जो है इसकी sp2 एंड d जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके, अब एक और आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। 4 वाले कंप्लीट हो गया, बस एक कॉम्प्लेक्स हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का, एंड दैट इज़ FeCO5। फिर से यहाँ पे जो Fe प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d6 4s2, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ये तो। अब आगे हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है FeCO5। अब इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे इसको, इसमें भी हम बात करें, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब क्या हुआ, DsP3, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और टोटल 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर से अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें कि यहाँ पे हंस रूल की कोऑर्डिनेशन टोटल आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटली स्टडी करें उससे हमें क्या पता चलता है कि इस केस में क्या है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और हमें 4s ऑर्बिटल भी एम्प्टी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे और ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये दोनों यहाँ जाएंगे, एक एम्प्टी होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ये 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल ये 2 3 4 एंड 5 ये आ जाएगी आपके पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायामैग्नेटिक, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, तो इस वे में जो है ये कॉम्प्लेक्सेस जो है आपके पास टोटल हो जाएंगे। हमने जो है ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिए हैं जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन में पढ़ने थे। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की और इनकी ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ज्योमेट्रीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे करो, एंड देयर ज्योमेट्रीज। ओके, अब देखो फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर की, इसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इसकी बॉन्डिंग को समझने के लिए। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। आप ये फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक में आगे डिटेल में जाके पढ़ोगे, इस पे कंप्लीट चैप्टर है। एक्साइज का सिंबल होता है, पहले जो है हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और इस ससेप्टेबिलिटी की हेल्प से जो है हम ईजिली जो है मैग्नेटिक मूवमेंट तक जो है पहुंच सकते हैं। ओके, और अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा की जो है स्टडी करें, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है। कि क्या ऐसे बात करें कि अगर आपके पास मेटल आयन है, उसके पास डी सबशेल के अंदर टोटल 3 अप टू 3 कह दो, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अगर वहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, डी में 3, 1 2 3, 2 जो ऑर्बिटल होंगे वो एम्प्टी होंगे, अवेलेबल होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इनका जो है मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें फ्री आयंस का, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है इनकी वो सिमिलर होगा। बट अगर हम बात करें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिहेवियर सीधा सा आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी तो मैंने बात की ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन में। आपके पास इसका जो बिहेवियर है वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस केस में क्या है, आपके पास ऑर्बिटल जो हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d4 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो उस केस में आपको 2 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग करानी होगी। ऐसे ही D5 की बात करूँ, D5 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 2 d ऑर्बिटल चाहिए अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल, तो हमें जो है उसकी पेयरिंग करानी होगी। और वो भी डिपेंड करता है कि पेयरिंग किसी लिगेंड में हो रही है, किसी लिगेंड में पेयरिंग जो है वो नहीं हो रही। तो जो मैग्नेटिक डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा एग्री करता है मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग के साथ, कि जो स्पिन की है वो मैक्सिमम केसेस में क्या है पेयरिंग होती है, लेकिन कुछ ही केसेस में जो है वो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे D4 एंड D5 आयन की, अगर हम बात करें एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा बट आई वॉन्ट टू से। मैंगनीज CN6 3 नेगेटिव, और एक कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज Cl6 3 नेगेटिव। दोनों में मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, लिगेंड का। इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की हमारे पास वैल्यू आती है, इट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में जो वैल्यू आती है दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कि दोनों के केस में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। अब देखो मैं बात करूँ मैंगनीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, नीचे वाले केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 3d4 है 1 2 3 4, इस केस में क्या आ रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे। और अगर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 आगे। क्लियर। तो इस तरीके से जो है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद के, वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स 3 के बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम टाइम जो है स्पिन पेयरिंग हो रही है, लेकिन किसी केसेस में जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मतलब कि पेयरिंग वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये जो एनोमलस रिजल्ट्स हैं इसको जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन करा 2 वे में, जो अभी हमने पढ़ी थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज CN63 नेगेटिव या फिर इसी के जैसा FeCN63 नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स ले ले, ये जो है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं और इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। और अगर मैं बाकी की बात करूँ, जैसे ये है MnCl3 नेगेटिव की बात करूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी, sp3d2 और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। ओके, तो इस वे में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सभी इन द फॉर्म ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। ओके, अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो मोस्टली जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे आर कलर्ड सॉलिड फॉर्म में भी या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में भी, और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, कुछ एक रेडिएशंस को, विजिबल रीजन आपके पास होता है ना, हम टोटल वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें एक रीजन होता है विजिबल रीजन, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, उस विजिबल रीजन में से जो है स्पेक्ट्रम में से कुछ रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जब ये उस लाइट को जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब करी है उसको ट्रांसमिट करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो कैसी होगी, कलर्ड होगी। अब आपके पास जो विजिबल लाइट होती है वो मिक्सचर होती है काफ़ी सारी वेवलेंथ का, जैसे कि स्टार्टिंग होती है ब्लू से, विबग्योर हम पढ़ते हैं ना, ब्लू से स्टार्ट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो नियर अबाउट 400 नैनोमीटर होती है, और ब्लू से ये चलती है रेड तक, और रेड की जो होती है वो 700। ये हमारे पास विजिबल रीजन होता है मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब अगर सब्सटेंस है कोई वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट का मतलब है कि शॉर्ट वेवलेंथ को अपीयर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमें अपीयर किस पे होगा, रेड पे अपीयर होगा, मतलब कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे, कि अगर सब्सटेंस शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लॉन्गर पे ट्रांसमिट करेगा, अपीयर होगा, या फिर अगर कोई लॉन्गर कर रहा है तो वाइस वर्सा वो शॉर्टर पे होगा। ओके, और जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये जो बेसिकली है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबशेल, कि हमने अभी देखे ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, जो डी सबशेल होती है वो इनकम्प्लीट होती है ना, कि एनर्जी जो है 5d ऑर्बिटल्स आपके पास टोटल है, उनके केस में क्या है, लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं आपके पास, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टोटल 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो टोटल 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, कि जो सारे के सारे लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस में, मतलब कि सेंटर में मेटल प्रेजेंट है, अगर आपके पास 6 लिगेंड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से 6 प्रेजेंट है, कि जो 6 के 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे हैं वो उनका इक्वल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं आपके पास टोटल 5d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये भी अभी आप फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, कि जैसे अगर आपके पास 6 लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच कर रहे हैं तो जो 5 ऑर्बिटल हैं ये 2 सेट में स्प्लिट होते हैं, टोटल 5 हैं ऑर्बिटल्स, 2 में स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, 2 ऊपर चले जाएंगे हाई एनर्जी में और 2 आ जाएंगे नीचे। हाइयर एनर्जी वालों को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल और इनको हम बोलते हैं T2z ऑर्बिटल, मतलब कि एक लोअर सेट आता है ऑर्बिटल का हैविंग लोअर एनर्जी, वो तो होगा T2z ऑर्बिटल, और जो हाइयर एनर्जी वाले हैं ऑर्बिटल्स ये हो गए आपके पास ईजी ऑर्बिटल। ओके, और ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जो है ईजिली जो है प्रमोट हो जाता है। जैसे अब ये स्प्लिटिंग की हमने 1 2 3 4 एंड 5, आपके पास कोई सपोज करो कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो है नीचे से इस वाले में से जो है इस तरीके से ऊपर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, और इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, बिकॉज सेम डी सबशेल में ही जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी की एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर हाई एनर्जी में चाहिए तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिएगी ना, उसमें सेम सबशेल है लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो जो एनर्जी होगी वो वहाँ से कहाँ से कि जो विजिबल लाइट है उससे जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को।
ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, जो वाइट लाइट है उसे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के ऊपर फॉल कराएंगे, उसमें से वो किसी कोरस्पॉन्डिंग इस रेंज की कोई भी लाइट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और कि उसने बाकी जो अदर कलर्स प्रेजेंट है वाइट लाइट में वो क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, और जो कंपाउंड है वो हमें इसीलिए जो है वो कलर्ड अपीयर होता है। हम कहते हैं ना कि जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स है वो मेनली कलर्ड है। कलर होने का रीज़न यही है कि स्टार्टिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ट्रांजिशन मेटल है जो, अगर हम उसके ऊपर रेडिएशंस को फॉल करा रहे हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से क्या है वो हाई एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। एक्सेस में जो बाकी कलर्स उसने एब्जॉर्ब करे हैं उसको वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, और इसीलिए जो कंपाउंड अपीयर होता है वो हमें कलर्ड कंपाउंड अपीयर होता है। और जो कलर आपके पास ऑब्जर्व होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। इस तरीके से ये कलर व्हील होता है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर कोई सब्सटेंस ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपीयर होगा ऑरेंज, रेड कर रहा है तो ग्रीन, वॉयलेट होगा तो येलो। इसको हम कलर व्हील बोलते हैं। इसके बेसिस पे जो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो होगा। ठीक है, अब जैसे ये बात करें, अगर हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करें, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी सब शेल में, और ये क्या करता है, ग्रीन और येलो इस वाले पोर्शन में जो है ये एब्जॉर्ब होता है, और फिर जो ट्रांसमिट कर रहा है ये ब्लू एंड रेड कलर की लाइट जो है वो ट्रांसमिट करता है। अपोजिट हो जाएगा ग्रीन का रेड, और ये वॉयलेट ब्लू मिक्स होकर आपस में हमें ब्लू नज़र आते हैं। ठीक है, और इनको भी मिला के, ब्लू एंड रेड को मिला के जो कलर एक्चुअल में ऑब्जर्व होता है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, ये हमें पर्पल नज़र आता है, पर्पल कलर का। ठीक है, रीज़न कि एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो ग्रीन एंड येलो पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रहा है वाइट लाइट में से, और ब्लू और रेड पोर्शन को एमिट कर रहा है, और ब्लू और रेड मिलके जो है आपके पास पर्पल कलर बन जाएगा। ठीक है, और जो एनर्जी है एक्साइटेशन की, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए भी एक रिलेशन है, E = h न्यू, ये है फ्रिक्वेंसी, और ये इक्वल हो जाएगी C/λ। C है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और h हो गया ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हो जाएगी इसकी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, इस साइड लेते हैं मोलर एब्जॉर्बेंस और इधर लेते हैं फ्रिक्वेंसी, ऊपर वाली साइड होती है बेसिकली वेवलेंथ लैम्डा। जैसे ये है, यहाँ पे होगी 30,000, 20,000, ऐसे ही 10,000। ऐसे ही यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें, ये होती है नियर अबाउट 5,000, 6,000, 7,000। तो ये जो है आपके पास इस तरीके से शो होता है। इसका जो स्पेक्ट्रम की बात करें, ये स्पेक्ट्रम भी जो है आप फाइनल ईयर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपके पास एक यही टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को जो है डिस्कस करा हुआ है। इसका स्पेक्ट्रम है ये टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जो मेटल एटम है D1 कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक T2z ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और लेकिन जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा। और जो एब्जॉर्प्शन हो रही है इसकी वो वेवलेंथ जो है 5,000 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं फ्रिक्वेंसी के टर्म में बात करूँ तो 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इस पे जो है ये एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हमें एनर्जी अगर निकालनी है इसकी, N0 एवोगैड्रो नंबर, H × न्यू, और N0 hc/λ। एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, ये तीनों कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज पुट कर दोगे, नीचे से वेवलेंथ 5,000 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर देंगे 5,000 × 10⁻⁻10 मीटर में आ जाएगी, और इसको जो है फिर एनर्जी को यहाँ से सोल्व कर लेंगे। अगर हम इसे सोल्व करते हैं, ये आती है 239 किलो जूल मोल इनवर्स, और ये जो एनर्जी है इसको हम इसकी डेल्टा नोट भी बोलते हैं, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, ये जो है इसकी कलर के बारे में था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने पढ़ी। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जो है लिगेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा साइनाइड के केस में होती है NH3H2O, ये इसका जो है ऑर्डर होता है स्प्लिटिंग का, कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है
वो स्मॉल होगी। देखो एनर्जी एंड वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपके पास लार्ज वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ जो एब्सॉर्ब कर रहा है वो कम है तो एनर्जी होगी, एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब आगे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हुई है, इसकी कुछ एक लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन स्टडी कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सबसे जो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है हमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा रही है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमें क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसने, ठीक है। प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड बात करें, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को जो है इसने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, वो अभी हम आगे जाके जब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो जो है उसने अच्छे से डिस्कस किए थे। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन है दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इम्पोर्टेंट लिमिटेशन इसकी कि ये जो थ्योरी है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्सेज हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं, बाकी जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा वो इस थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि आपके पास जो है यहाँ पे दो टर्म्स बेसिकली यूज़ होती है। एक तो होती है लेबाइल एंड सेकेंड वन इज़ इनर्ट। लेबाइल का मतलब होता है कि जिसके अंदर लिगेंड डिस्प्लेसमेंट ईजिली हो जाए, उसे बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और इनर्ट का मतलब होता है जहाँ पे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट या तो हो ही ना, अगर हो तो स्लोली हो। तो इसने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल और इनर्ट जो है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, वो किस वजह से जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है उनकी, ठीक है। बाकी बात करें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और लिमिटेशन है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं, टेट्राहेड्रल भी होते हैं। कि ये सिर्फ हम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज़ पे तो पता लगा रहे हैं कि कौन सा टेट्राहेड्रल होगा या फिर कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा। वैसे इसमें क्या होना चाहिए बेसिस की क्यों टेट्राहेड्रल है या फिर पैरामैग्नेट स्क्वायर प्लेनर है, वो इस थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, ओके। ऐसे ही और बात करूँ, वाटर एंड हेलाइड आयन, हेलाइड मतलब कि फ्लोराइड क्लोराइड कोई भी है, ये हमेशा जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, लेकिन जो साइनाइड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कि वाटर हुआ, हेलाइड हुआ, ये हमेशा जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड साइनाइड है ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कि इसका रीज़न क्या है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, बट इसके पीछे क्या बेसिस है, क्या इसका रीज़न है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। तो ये कुछ एक इसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन भी इसकी इम्पोर्टेंट है पढ़ने की, तो इनको जो है आप स्टडी कर लोगे। अब आगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एप्लीकेशंस जो है मैं अभी आपको थोड़ा सा बस हिंट दे रही हूँ इनके बारे में, बाकी इन एप्लीकेशंस को आप खुद से स्टडी करोगे। और जो हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें जो है ये मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। पहली बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर, कि वाटर का नेचर होता है ना हार्ड नेचर, वो जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर की सिंपली जैसे आपने अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था EDTA, उसके साथ अगर हम टाइट्रेशन करें तो उससे जो है हमें वाटर की हार्डनेस का पता लग जाता है। क्यों, जैसे कि कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं EDTA के साथ, ठीक है। तो भाई सिलेक्टिवली एस्टिमेशन करके कि आयन की डिफरेंट स्टेबिलिटी कौन से जो है उससे हमें पता चल सकता है कि जो वाटर है उसका नेचर है हार्डनेस जो है वो किस तरीके की जो है इसकी हार्डनेस है। सेकंड बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव स्कीम जो होती है एनालिसिस की उसमें जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो काफ़ी यूज़ होते हैं, लाइक EDTA है, एज अ रिएजेंट यूज़ होता है, DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, EDTA हुआ, DMG हुआ, ऐसे ही क्यूप्रन होता है कंपाउंड। तो ये जो सभी के सभी कंपाउंड हैं ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है इन्वॉल्व होते हैं, ओके। इनको जो है बस आपको एक रीड आउट करना है एप्लीकेशंस को।
थर्ड वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड जैसे हैं उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होती है मेटल आयन की रिडक्शन प्रोसेस में। ऐसे ही हमारे पास मेटल है के कॉम्प्लेक्स है K3CuCN6 एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज़ यूज फॉर कॉपर प्लेटिंग। इसको जो हम कॉपर प्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉपर की प्लेटिंग करने के लिए। ठीक है, सिमिलर वे में गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है जो गोल्ड प्लेटिंग में यूज़ होता है AuCN2, इट इज़ यूज्ड इन गोल्ड प्लेटिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वाटर ट्रीटमेंट में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वाटर ट्रीटमेंट में जो है यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि हार्ड वाटर है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो इसी तरीके से जो है हम इसको बॉयलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, कि आपके पास वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए वहाँ पे जो है ये यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूँ डाई में, जो डाई बनती है उसमें जो कंपाउंड्स यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। बायोलॉजिकल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बायोलॉजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल क्या है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ही तो होते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है Mg2 पॉजिटिव। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड का रेड कलर पिगमेंट होता है Fe2 पॉजिटिव, इसमें मेटल आयन इन्वॉल्व होता है। इट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ऐसे ही एक है विटामिन B12, इसमें भी जो आपके पास यूज़ होता है ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट+3 यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कुछ एक एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है, अलग अलग वे में जो है ये कंपाउंड जो है वो यूज़ होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पे जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।